बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़िज़िक्स का 23वां लेक्चर है जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है। फर्दर दोबारा उसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन आपके इस टॉपिक में मौजूद है और उसमें वो कह रहा है मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम p बराबर होता है मास, जिसको आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी के, जिसे आप स्मॉल v से ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन मास और वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, उस पर मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है। अब जब सिस्टम की बात आ गई तो मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये सिस्टम क्या है। मैंने कहा किसी भी सिस्टम का मोमेंटम उस सिस्टम के मास और सिस्टम की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास और वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी को हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मास को हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ नोन एज मास। अब सिस्टम की बात है कि आखिर सिस्टम क्या होता है, तो उसकी तारीफ भी इसी टॉपिक में साथ ही दे दी गई है। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़, यानी सिस्टम हमारे पास ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, मुख्तलिफ अजसाम का एक ग्रुप है। जैसा कि ये एक क्लास को अगर आप देखें तो क्लास के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, मैं एज अ टीचर और आप एज अ स्टूडेंट। फिर हमें यहाँ पर चेयर भी मिलेगी, बेंच भी है, और यहाँ पर आप सारे बेंचेस को देख लें, फ़ैन मौजूद है, टेबल मौजूद है, वाइट बोर्ड है, मार्कर हैं। ये तमाम बॉडीज़ जो इस क्लास के अंदर मौजूद हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगी। लेकिन अगर ये सारा कुछ उठाकर ऐसे ही बाहर खुले में रख दूँ तो क्या वो सिस्टम होगा? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं विद इन सर्टेन बाउंड्रीज़, के कुछ हदूद के अंदर, हद में, किसी लिमिट के अंदर एक बाउंड्री बना दें, उस बाउंड्री के अंदर जो जिस्म होते हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसकी मिसाल यूँ भी समझी जा सकती है जैसे एक शख्स आपको लेकर जाए, आपका दोस्त ही हो, अब्दुर्रहमान फजल जो है वो अब्दुल अहद को लेकर जाता है अपने घर के, आओ आज आप मेरे घर चलो और मैं आपके लिए चाय वहाँ पर बनाता हूँ, या आज आप मेरे साथ खाना खाएँ। अब अब्दुल अहद इसके साथ, वो शरीफ बंदा, चल पड़ता है। जब वो इसके घर पहुंचता है तो देखता है कि वो घर तो है ही नहीं, एक प्लाट है और प्लाट के अंदर घर वाले रह रहे हैं। तो क्या उसे घर कहा जा सकेगा? ये बात सिर्फ आपको समझाने की हद तक मिसाल थी, इसको आप लोगों ने सीरियस नहीं ले लेना, उसका अपना घर मौजूद है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? चार दीवारी होती है। सबसे पहले क्या होती है? चार दीवारी होती है, उसकी बाउंड्री होती है, देन फिर वो सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम के लिए बाउंड्री जो है वो रिक्वायरमेंट है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आगे चलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का माना अगर सिर्फ देखा जाए तो इसका मतलब होता है अलहदा या अलग थलग। अलहदा, अलग थलग। एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जो अलहदा होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जो, अब घर में अगर एक भाई शादी के बाद अलहदा हो जाए, वो क्यों अलहदा होना चाहता होता है? कभी आपने सोचा या देखा? क्यों चाहता है कि मैं अलहदा हो जाऊं? उसकी बीवी क्यों शोर मचाती है कि हमें अलहदा कर दिया जाए? वो क्यों उसको बार बार कहती रहती है कि हमने अलहदा होना है, अलहदा होना है? काम ना करना पड़े ज़्यादा। नहीं, काम की बात तो नहीं। हाँ, ये जो दूसरी बात कह रहे हैं कि सास और ससुर जो होते हैं वो उनसे, उन पर ऑर्डर चलाते हैं और वो उनको साथ लेकर चल रहे होते हैं, और जिस तरह वो काम करवाना चाह रहे होते हैं वैसे करवाते हैं। देखें, एक बच्चा जो है, बात हट जाएगी मौजू से, एक बच्चे को माँ बाप ने पाला है, पालने के बाद और उसे अपनी मर्ज़ी से चलाते रहे और उसे बड़ा कर दिया, जवान बना दिया, फिर वो किसी न किसी तरीके कमाने के काबिल हो गया और उसके बाद उसकी शादी हो गई। अब जो लड़की ब्याह कराती है आम तौर पर तो वो भी अपने घर से इसी तरह तालीम व तरबियत लेकर और सीख कर आ रही होती है, मगर बाज़ मकामात पर ऐसा होता है कि
वो जो लड़की आ रही होती है उसे सास और सौरे का या ससुर का जो हुक्म है वो अच्छा नहीं लगता, तो वो तब आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम करना शुरू करती है और बेटे को अपने माँ बाप से अलग कर देती है। कभी ना कभी एक बेटे ने अपने माँ बाप से अलग तो होना ही होता है, मगर जब तक ये इकट्ठे रहें और कंबाइन फैमिली सिस्टम रहे उसमें बरकत भी होती है, इत्तेहाद भी होता है और इत्तेफाक भी होता है। माँ बाप खुद जब बेहतर समझें और जब हालात मुनासिब हों तो अपने बेटे को अलहदा मकान दे दें और उसे कहें कि अब आप अपने पाँव पर ख़ुद खड़े हो, ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करो और ख़ुद अपनी ज़िंदगी को आगे चलाओ, तो वो एक अलहदा बरकत वाला मामला होता है। ये हमारी मुआशरती इक़दार हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा मुआशरा आज भी अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह है कि हम आइसोलेट नहीं होते, हम आखिरी दम तक अपने माँ बाप के कदमों से जुड़े रहते हैं और उनके हुक्म को सर झुकाकर मानते चले जा रहे होते हैं, और इसी के बदले अल्लाह ताला फिर हम पर अपनी रहमतें और अपने बरकतें नाजिल किए रखता है। तो ये आपके लिए भी सबक है, जब आप बड़े हो जाएं, आपकी शादियां हो जाएं, आप कमाने लग जाएं, तो आखिरी वक्त तक, चाहे वो आखिरी दम आपका हो, अल्लाह पाक आपको सलामती दे, या आखिरी दम आपके माँ बाप का हो, अल्लाह पाक उन्हें भी सलामती से कायम रखे, जब जिसका आखिरी दम है उस आखिरी दम तक अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं है, उनकी खिदमत करनी है, ताकि आपके माँ बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो या जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो तो माँ बाप आपसे खुश, तो आपका रब भी आपसे। क्लियर होगी बात? अब मैं वापस आता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ, क्योंकि आप भूल गए हैं बात को। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting. आइसोलेटेड सिस्टम ग्रुप है बॉडीज का, यही बात ऊपर हुई थी, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। अब यहाँ पर कोई आता है, क्लास का दरवाज़ा खोलता है और आकर मुझे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है, तो मैं उसकी बात मानता हूँ, ठीक है। वो कहता है जी छुट्टी के वक्त इस टाइम बच्चों को भेजना है, मैं कहता हूँ ठीक है। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ मेरी क्लास जो है वो इस पूरे स्कूल से अलग है? नहीं कह सकता, ठीक है। जब ये क्लास पूरे स्कूल से अलहदा हो जाए और बाहर से कोई आने वाला मुझे हुक्म ना दे सके, कोई फोर्स ना लगा सके, तो फिर मैं कहूँगा कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती, अंदर वो जो मर्जी करते रहे। ठीक हो गया? अब आगे हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट की तरफ कि आखिर ये कानून है क्या। इसे यहाँ पर अगर आप कंजर्वेशन वर्ड को गौर करें तो ये कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहे, रिमेन्स कांस्टेंट, ये बदले ना, चेंज ना हो। अब जब मैं आपको मोमेंटम के बारे में पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपसे कहा था, मोमेंटम को पढ़ते हुए मैंने आपसे तब ये कहा था कि मोमेंटम किसी जिस्म का तभी होता है जब वो जिस्म हरकत कर रहा हो। क्या कर रहा हो? मैं हरकत कर रहा हूँ, क्या मेरा मोमेंटम होगा? मेरा मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? अब मेरे पास मोमेंटम है, अब मेरे पास मोमेंटम, और जब तक मैं हरकत करता रहूँगा मोमेंटम मौजूद रहेगा, और जैसे ही मैं रुकूंगा तो मोमेंटम ज़ीरो। अगर मेरी स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, और अगर स्पीड या वेलोसिटी कम तो मोमेंटम कम। जी नहीं, सांस लेना बोलना ये हरकत नहीं है। हरकत से मुराद मैं ले रहा हूँ जो वो मेरे जिस्म की हरकत है कि मैं अपनी प्लेस को चेंज कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग माई प्लेस। ठीक है, इसका ये तो ऐसे हो गया जैसे आपके पापा जो हैं, आप पापा को कहें जी मुझे आप सैर करवाने ले जाएं, वो आपको बाइक पर बिठाएं और बाइक को ऑन कर दें, ठीक है, रेस देते रहें वो रेस देते रहे और आपको कहें जी चलो जी सैर हो गई है मानोगे कि सैर हो गई? आपने कह रहे जी आप तो कहीं गए ही नहीं, हाँ हम इधर ही खड़े रहे, ठीक है। तो पापा कहे देखे जी मोटरसाइकिल तो ऑन थी ना, रेस की आवाज़ आती रही है ना। तो इसी तरह जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक उसमें मोमेंटम उसमें नहीं होगा। समझ आ गई बात? खैर,
अब ज़रा स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें। ये जितने बेहतर अंदाज में आपको समझ आएगी उतने ही बेहतर अंदाज में हम आगे बाकी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें पहली बात मोमेंटम, दूसरी बात आइसोलेटेड सिस्टम, और तीसरी बात आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या उससे ज़्यादा बॉडीज़ हैं। तीन बातें हो गई। मोमेंटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक आइसोलेटेड सिस्टम की, और सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं। दो से तीन भी हो सकती हैं और 3000 भी हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सिस्टम आइसोलेटेड हो, उस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, और वो तीनों बॉडीज, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी हुई हैं आराम से। ये क्या कर रही हैं? नहीं, वो वहाँ पर यहाँ पे ये भी बता रहा है इंटरेक्ट कर रही हैं। इंटरेक्ट का मतलब वो हरकत में है और एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है, टकरा कर उधर चली गई, फिर टकराई, फिर उधर टकरा गई, फिर उधर टकरा गई, इस तरह वो आपस में टकराव कर रही हैं। दोबारा सुन लें, चार बातें मैंने की। मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का, और उस आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और वो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। दोबारा सुन लें, मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का, और उस सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं और वो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट। ठीक है, पांचवी सबसे अहम बात कि वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। दोबारा अब सुने, सारी बातों को इकट्ठा करूंगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हो, इंटरेक्ट कर रही हो, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मैं इसको और आसान करता हूँ। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ इंटरेक्ट कर रही हो, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब मैं इसको और तरह से बयान करता हूँ। देखिए, मैं अगर चलता हुआ जा रहा हूँ तो मेरे पास एक ख़ास मोमेंटम होगा, क्योंकि ख़ास वेलोसिटी है तो ख़ास मोमेंटम, कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। पीछे से कोई शख्स आता है बाज़ार में और वो मुझे टकरा जाता है, टकरा गया तो मैं अचानक से आगे की तरफ और तेज़ी से बढ़ा, मेरी स्पीड में फ़र्क आ गया, वेलोसिटी में फ़र्क आ गया, तो मोमेंटम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल गया। ठीक हो गया। अब उस बाज़ार में सिर्फ हम दो लोग थे, एक मैं और एक वो जो मुझे पीछे से आकर टकराया। जो मुझे पीछे से आकर टकराया उसके पास भी वेलोसिटी थी, ज़ाहिर है हरकत करता हुआ आ रहा था तभी टकराया, हरकत करता हुआ आ रहा था, उसके पास भी वेलोसिटी थी और उसके पास भी वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम था। लेकिन जब वो आकर पीछे से टकराया तो उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया। मोमेंटम जो मेरा था टकराव के बाद वो भी बदल गया, और मोमेंटम जो पिछले शख्स का था टकराव के बाद वो भी बदल गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब मैं बात को दोबारा शुरू पे लाता हूँ। जब मैं चलता हुआ जा रहा था तो मेरा मोमेंटम, और जब वो मेरे पीछे आ रहा था कोई भी, तो उसका मोमेंटम, उन दोनों के मोमेंटम को टकराव से पहले जमा कर लें तो वो अगर मिसाल के तौर पर वो हमारे पास आ रहा हो 200, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कब? टकराव से पहले दोनों का मोमेंटम चेंज था, अलग-अलग था। अब टकराव हो गया, मेरा मोमेंटम भी बदल गया और टकराने वाले का मोमेंटम भी बदल गया। अब टकराने के बाद भी अगर आप दोनों के मोमेंटम को जमा करें तो वो फिर भी 200 ही होगा। आप कहेंगे हैं वो कैसे? ऐसा हो सकता है मेरा मोमेंटम 70 हो और उसका मोमेंटम 130 हो, जमा करें 200, टकराया, टकराने के बाद हो सकता है मेरा मोमेंटम 140 हो जाए, उसका मोमेंटम 60 रह जाए, तो फिर जमा करें तो 200। समझ आ गई बात? अब दोबारा इस स्टेटमेंट को सुने, देखिए समझ आती है कि नहीं आती। एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मोमेंटम कभी बदलता नहीं है, सेम रहता है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम यानी
उस सिस्टम के अंदर बॉडीज का मोमेंटम बदलेगा, लेकिन जब आप टोटल मोमेंटम कर रहे होंगे वो 200 ही होगा, सॉरी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब यहाँ पर आगे वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आता है। इधर जब वो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करता है तो इसको ज़रा देख लें कि एक्सप्लेनेशन में क्या होने जा रहा है। कहता है जी हाँ सॉरी, एक्सप्लेनेशन से पहले वो इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। हम एग्जांपल को डिस्कस कर लें, फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं एक बलून की, और बलून में फिल है एयर, हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? अब बलून को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, हवा उसके अंदर भरी हुई है। दोनों बलून और उसके अंदर की हवा जो है वो एज ए होल वो हरकत नहीं कर रहे। बलून भी हरकत नहीं कर रहा, उसके अंदर जो हवा है वो भी बाहर नहीं निकल रही, तो दोनों का मोमेंटम ज़ीरो, बलून का भी ज़ीरो और उसके अंदर मौजूद हवा का भी मोमेंटम, और 0 + 0 यानी बलून को छोड़ने से पहले वो जो बलून और पूरा सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या है? 0। अब जब मैं छोड़ूंगा तो बलून किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा बलून, और उससे निकलने वाली एयर किधर को जाएगी? नीचे। ठीक हो गया? अब जब बलून ऊपर को जाएगा तो उसके पास मोमेंटम होगा क्योंकि बलून हरकत कर है, और एयर जो बाहर निकल रही है उसके पास भी क्या होगा? मोमेंटम। अब आपके जहन में फौरन से सवाल उठना चाहिए, सर ये बलून को छोड़ने से पहले और बलून को छोड़ने के बाद का मोमेंटम बराबर कैसे हुए? क्योंकि बलून को छोड़ने से पहले जब पकड़ रखा था तब तो इस सिस्टम का मोमेंटम 0 था, और जब छोड़ दिया तो अब दोनों का मोमेंटम 0 नहीं रहा। दोनों का मोमेंटम तो 0 कैसे होगा? देखें, इसका मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 0। इसकी मिसाल देखें, एक बैल हो ले ज़रा। मौज़म बैठा हुआ है, मौज़म के पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे आ रहे हैं और ना पैसे खालियात, तो ये क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 पे खड़ा है। फिर पैसे आना शुरू हो गए और पैसे जाना भी शुरू हो गए, लेकिन हो क्या रहा है? जितने पैसे आए उसका ऑपोजिट उतने ही पैसे चले गए। इसकी मिसाल यूँ होगी, इसकी जेब फटी हुई है, ठीक है, जितने पैसे डाले वो निकल गए, तो फिर भी ये क्या है? समझ आ गई बात? तो दोनों का मोमेंटम यहाँ पर ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। अब मैं आता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमने 2 बॉडीज़ ली जी, ये लाइट ऑफ कर दो, पीछे वाली लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। अब मैं इधर, ये ठीक है, कैमरा ठीक है इधर? अब ठीक है जी। कहते हैं फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, इंटरेक्टिंग बॉडीज़। हम यहाँ पर बना लेते हैं, छोटी बड़ी बन जाए तो खैर है, ज़रा गुजारा कर लीजिएगा। ये 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है। इसका मैस m1 है और इसका मैस m2 है, ठीक है। या बुक में इसको m1 किया हुआ है या m2 है? ये इसी पेज पर ही है, स्टार्ट में ही देखें, उसके मुताबिक कर देते हैं। ये m1 है पहले वाली, ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। अब ये दोनों बॉडीज़ जो हैं ये मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2, ठीक है। अब ये जो पीछे से आ रही है इसकी वेलोसिटी है ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये आकर इससे टकरा जाएगा, ये इससे क्या करेगा? टकरा जाएगा। मुझे डिस्टर्ब दें वासिफ, बट आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको एक तो नींद आ रही है और साथ में आपको आपके दोस्त ने कंधा भी मुयस्सर कर दिया है। क्यों भाई? अब ये दोनों टकरा गई यहाँ पर। जब ये दोनों टकराई
मैथ्स तो इनका ना बदला, इनमें टकराव हो गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी मैं रफली बना रहा हूँ। टकराने के बाद अलग-अलग हो गई, जुड़ तो नहीं जाएंगी ना कि पीछे से आके टकराई और चिपक गए, चिपकेंगे नहीं, ठीक है। अलग-अलग हो गए। जब अलग-अलग हो गए, मैथ्स तो चेंज नहीं होगा कि टकराए तो उसका कान उसको लग गया, कि उसकी टांग उसके साथ चिपक गई, ऐसा नहीं होगा। मुदस्सिर खान कहता है यस, इशारे आपकी टक्कर करवा दूं मैं मुदस्सिर खान के साथ, फिर पता चल जाएगा M1 और M2। सर थोड़ा सा टाइम दे दें या आज आप रेस्ट कर लें। कल लास्ट बुकिंग डे और कल रिपीट मैं हाजिर हो गया, चलो ठीक है। चले चले इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें भाई, छोड़ दें। हेलो बेटा, बेटा इधर मेरी तरफ ध्यान दें। दोनों का मैथ्स चेंज नहीं हुआ। बैठे। बड़ी खुशी की बात होती है कि जब छुट्टियां हो रही हों, लेकिन ये मौसम की सख्ती है कि मजबूरन हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने पड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि ना सीखने का अमल रुकना चाहिए और ना सिखाने का। हमारी कौम को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी तरबियत जारी रहे, हर वक्त जारी रहे। तो इंशाअल्लाह इसी वजह से आपके समर वेकेशंस में भी, छुट्टियों के दौरान भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा वाया व्हाट्सएप एंड यूट्यूब, ताकि आप लोग मुझे याद रखें और मैं आप लोगों को याद रखूं। हम भूलें ना, ऐसा ना हो कि आप जब 15 अगस्त को वापस आएँ, जब आप वापस आ रहे हों छुट्टियों के बाद, तो आपको ये दरवाज़ा भूल जाए, या आप दरवाजे में आएँ भी तो मैं कहूँ जी आप कौन है, ठीक है। बस इधर ध्यान दे दें, इधर वापस आ जाएं। अब हुआ क्या, इनकी पहले वेलोसिटी u1 थी, इसकी u2 थी, टकरा गए। टकराने के बाद मैथ्स में बदलाव नहीं आया, मगर वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी चेंज होकर बन गई v1 और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर बन गई v2। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसको ज़रा इधर से समझ लें। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, m1 u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2, m2 u2। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मोमेंटम जो होता है वो m और v का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो u थी, तो इसलिए मैंने u लिख दिया। पहले जिस्म का मोमेंटम था तो m1 u1 हो गया, दूसरे जिस्म का मोमेंटम है तो m2 u2 होगा। तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दें। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, दोनों को ऐड कर दिया। इधर ध्यान मेरी तरफ दें ताकि आपको ये समझ आ सके कैलकुलेशन, वरना फिर आप रट्टा लगाएंगे। रट्टा कोई अच्छी बात नहीं होती। मैथमेटिकल स्टेप्स सिर्फ आप समझ लें तो उसको एक दफ़ा समझ के हाथ से देख कर लिखने की ज़रूरत होती है। ये फिर खुद ब खुद याद रहता है, कभी भी नहीं भूलता। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा गई और इनकी वेलोसिटीज बदल गई, u1 से v1 और u2 से, तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 v1। देखें बदलाव, मास में बदलाव नहीं आया, किस में बदलाव आ गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 v2। यहां पर भी मास में चेंज नहीं आया, किस में चेंज आया, तो टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो आप दोनों को ऐड कर दें, ये ऐड हो गए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, वो कहता है टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को आप ऐड कर दें। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है, उसकी हिसाबी शक्ल है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो बताएं, अदरवाइज़ मैं इसकी अब एप्लीकेशन की तरफ जाऊँगा।
एप्लीकेशन, अब टॉपिक मुकम्मल करना है, हाथी गुजार दिया, दुम रह गई है बाकी, ठीक है। तो अब टॉपिक मुकम्मल ये करना है। अब एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है गन और बुलेट की। गन में आपने बुलेट को लोड कर दिया, अब गन को आपने पकड़ रखा है। फायर करने से पहले ना गन हरकत में है और ना ही उसमें मौजूद बुलेट हरकत में है, दोनों हरकत में नहीं है। मैं कहता हूँ गन का मोमेंटम जो है वो कैपिटल एम है और गन की वेलोसिटी कैपिटल वी है। ये किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं? गन बड़ी है ना, तो मैं अपनी आसानी के लिए उसका मोमेंटम कैपिटल एम और उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी। हर केस में एम कैपिटल नहीं होगा, याद रखिएगा। कुछ केसेस हैं जिनमें हम मैथ्स को कैपिटल ले रहे होते हैं। उसके बाद क्योंकि और वी भी कैपिटल नहीं होगा हर केस में, यहीं पर वी कैपिटल है। अगर वी कैपिटल आप कहीं और पर लेते हैं तो वो वेलोसिटी की बजाय वॉल्यूम बन जाएगा। फिर जो बुलेट है उसका मोमेंटम मैं स्मॉल एम रख लेता हूं और उसकी वेलोसिटी स्मॉल वी। ये बुलेट के लिए आ गया। मुझे बताएं, गन हरकत कर रही है फायर से पहले, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? बुलेट हरकत कर रही है फायर होने से पहले, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? और 0 + 0, यानी ये जो गन और बुलेट का सिस्टम है उसमें फायर होने से पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0। अब जब मैं गन को फायर करता हूं तो बुलेट जो है वो बड़ी वेलोसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ निकलेगी। बहुत तेज़ वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी। और गन क्या करेगी? गन पीछे की जानिब झटका खाती है, गन पीछे की जानिब झटका खाती है और बुलेट आगे की जानिब। अब बुलेट आगे की जानिब जा रही है तो उसके पास भी क्या होगा? मोमेंटम। और गन पीछे की जानिब जा रही है तो उसके पास भी क्या होगा? ठीक हो गया। अब देखें, गन का मोमेंटम mv और बुलेट का मोमेंटम ये mv, ठीक है। सॉरी, ये बुलेट का मोमेंटम ये mv और ये मोमेंटम है इनका फायर होने के बाद। फायर होने के बाद ये गन का मोमेंटम और ये फायर होने के बाद बुलेट का मोमेंटम। और फायर होने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या था? 0 + 0, mv + mv 0। ये इनिशियल था और ये फाइनल। ये फायर होने से पहले और ये फायर होने के बाद। अब अगर मैं इस mv को उधर ले जाऊं तो ये क्या होगा? mv = -mv। इस m को उधर ले जाऊं तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, v = -mv/m। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन बुलेट और गन की ऑपोजिट है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन के ऑपोजिट होने को शो कर रहा है। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि बुलेट अगर एक डायरेक्शन मूव कर रही है, गन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट होने की वजह से उनका मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यहीं तक हमारा आज का लेसन है। मैं आपको फर्दर, हाँ जी, मोमेंटम 0 होगा, मोमेंटम 0 होगा, टोटल मोमेंटम 0 होगा। तो यहाँ तक आज का हमारा लेसन है। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। आज का काम हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया। शुक्रिया।